मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आप सबसे नेपाल में जो नई सरकार बनी है और भारत के संबंधों की जो संभावनाएं अब दिखाई दे रही हैं, इस विषय पर बात करने जा रहा हूं। आप अखबारों में पढ़ चुके हैं कि बालेन शाह ने नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है। वहाँ जो चुनाव हुए थे तो बालेन शाह की जो पार्टी, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, उसको 2/3 बहुमत मिला। महत्वपूर्ण बात है कि बालेन शाह जो हैं वे एक तरह से गायक हैं, रैपर जिसे आप कहते हैं, और उनकी उम्र केवल 35 वर्ष की है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि बाकायदे उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा भारत में प्राप्त की है और इससे पहले बालेन शाह काठमांडू के मेयर रह चुके हैं। देखिए, मैं जितनी भी बातें बता रहा हूँ ये सकारण बता रहा हूँ। इनके पीछे तथ्य हैं, इनके पीछे तर्क हैं, तत्व हैं। ये बालेन शाह जी का थोड़ा सा बैकग्राउंड है। अब हम थोड़ी सी दूसरी स्थिति पर आते हैं। बालेन शाह जी ने जो शपथ ली उसके बारे में अब थोड़ा सा आप जान लीजिए। उन्होंने शपथ लेने के लिए रामनवमी के दिन का चयन किया। रामनवमी के दिन उन्होंने शपथ ली और जो शपथ समारोह था उसमें बाकायदे हिंदू और बौद्ध परंपराओं का मिश्रण देखने को मिला। 7 ब्राह्मणों ने शंखनाद किया, 108 हिंदू बटुकों ने वैदिक मंत्रों का स्वस्ति वाचन किया और इसके अतिरिक्त 107 लामाओं ने बौद्ध ग्रंथों का मंगल वाचन किया। और शपथ ग्रहण से पहले बालेन शाह ने एक नया रैप वीडियो जारी किया था और उस रैप वीडियो का शीर्षक था जय महाकाली। ये बालेन शाह की बैकग्राउंड है। फ्रेंड्स, आपके लिए एक उपयोगी सूचना, हमारा फुल ऑनलाइन कोर्स है जिससे ऑप्शनल सब्जेक्ट को छोड़कर हम प्री, मेंस और इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराते हैं। इसके सभी 1000 घंटे के लेक्चर्स वेल एडिटेड और एनिमेटेड हैं। इसके जो 90% लेक्चर हैं मैंने तैयार किए हैं और मैं स्पेशली बताना चाहूँगा कि हमने इसमें पढ़ाया नहीं है बल्कि समझाया है। आपको इसकी पूरी जानकारी हमारे मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। अब हम इसके तीसरे स्वरूप पर आते हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि पिछले साल 2025 में नेपाल में जबरदस्त रूप से आंदोलन हुआ था जिसे हम जैन जी का आंदोलन कहते हैं। और उस जैन जी के आंदोलन में बालेन शाह ने बाकायदे अपने गीतों के जरिए वहाँ एक प्रकार से लोगों में उत्साह पैदा किया था, जोश भरा था। और ये जो जैन जी का आंदोलन था ये नेपाल के युवाओं का जबरदस्त रूप से विद्रोह था। और ये जो विद्रोह था वो क्यों था? विद्रोह था नेपाल में जो भाई भतीजावाद हो गया था, नेपाल में जो जबरदस्त रूप से भ्रष्टाचार होने लगा था, वहाँ के नेताओं ने एक प्रकार से अंधेर गर्दी मचा रखी थी और नतीजा यह हुआ उस आंदोलन का कि तख्ता पलट हो गया। इसके बाद चुनाव हुए और उस चुनाव में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी सत्ता में आ गई है। देखिए, ये 3 अलग अलग टुकड़े हैं और इन तीनों का सीधा संबंध उन बातों से है जिन पर हम अभी चर्चा करेंगे, भारत और नेपाल के संबंध। दोस्तों, आपको मालूम है कि आपके सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में जो इंटरनेशनल अफेयर्स का जनरल स्टडीज़ का हिस्सा है वह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। प्री में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मेंस में भी लगभग 3 क्वेश्चंस तो आ ही जाते हैं। 20 में से 3 क्वेश्चंस का आना अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। उसमें भी जब आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि यदि हम 3 क्वेश्चन मान करके चलें तो उसमें लगभग 1.5-2 प्रश्न तो सीधे सीधे हमारे पड़ोसी देशों से संबंधित होते हैं, पड़ोसी देशों से। और लगभग यही स्थिति हमारे प्री एग्जामिनेशन की भी होती है। प्री में
इंटरनेशनल अफेयर्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, लेकिन जो आते भी हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रश्न हमारे पड़ोसी देशों के साथ जो हमारे संबंध हैं उनको लेकर होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि नेपाल हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्र है। इसलिए जब आप इंटरनेशनल अफेयर्स की तैयारी करेंगे तो नेपाल एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक उसका होगा। इस पर बाकायदे ऑनलाइन लेक्चर्स के तहत भारत और नेपाल के जो अब तक के संबंध रहे हैं, उसकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, उसके बारे में मैं बता चुका हूं। अब आगे की जो स्थितियां हैं, आइए उसे देखने और समझने की कोशिश करते हैं। शपथ लेते ही बालेन्द्र शाह जी ने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि भारत के साथ वो मिलकर काम करना चाहते हैं। तो क्या इससे पहले कोई प्रॉब्लम थी? फ्रेंड्स, आपको इस प्रॉब्लम को भी समझना होगा। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है और भारत के साथ उसके बहुत ही जबरदस्त रूप से ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। देखिए, दो अलग अलग शब्द हैं। ऐतिहासिक संबंधों का अर्थ होता है बहुत पुराने समय से संबंध है, वो कुछ भी हो सकते हैं। और जब पुराने समय की हम बात करते हैं तो 200-400 साल कुछ भी हो सकता है। जब हम सांस्कृतिक संबंधों की बात करते हैं तो वो ऐतिहासिक संबंधों से भी ज़्यादा गहरे होते हैं, क्योंकि ऐतिहासिक संबंधों का संबंध तो सीधे सीधे समय से है, लेकिन जो सांस्कृतिक संबंध हैं उनका संबंध चेतना से होता है। चेतना से यानी कि लोगों से होता है। लोग एक दूसरे से बहुत गहरे रूप से जुड़े हुए हैं, संस्कृति के स्तर पर जुड़े हुए हैं, जिसे आप बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं कि बेटी रोटी का संबंध है, यानी कि पारिवारिक किस्म के संबंध हैं। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि नेपाल के साथ हमारे इसी तरह के संबंध हैं। राजा जनक कहाँ के थे? राजा जनक नेपाल के थे और उन्हीं की पुत्री थी सीता, जो अयोध्या के, हमारे यहाँ के अयोध्या के राजा राम की पत्नी थी। अब इससे और अधिक गहरा संबंध क्या हो सकता है? काठमांडू में पशुपतिनाथ जी का मंदिर है। पिछले साल ही हम लोग गए थे। पशुपतिनाथ जी का मंदिर भगवान शिव का मंदिर है, बहुत बड़ा परिसर है। यदि आप एक फिल्म देखेंगे हरे राम हरे कृष्णा, तो उसका फिल्मांकन तो नेपाल में ही किया गया और पशुपतिनाथ मंदिर जी के बहुत सारे दृश्य उसमें रखे गए हैं। नेपाल के साथ हमारे इस तरह के संबंध है। आपको मालूम है कि हमारी बहुत बड़ी सीमा रेखा नेपाल से मिलती जुलती है। राजनीतिक दृष्टि से भी दोनों एक दूसरे का बहुत सपोर्ट करते हैं और चूंकि नेपाल एक छोटा सा देश है, 3.5 करोड़ की आबादी है लगभग, तो भारत ने हमेशा नेपाल का सपोर्ट किया है और जब भी नेपाल पर किसी तरह का कोई संकट आया है तो भारत ने उसकी मदद की है, हमेशा की है। चाहे वो कोरोना का काल रहा हो या वैसे भी उसके विकास में भी भारत का बहुत बड़ा रोल है। नेपाल के पास जो सबसे बड़ा साधन है वो पनबिजली योजना और पर्यटन का है और इन दोनों क्षेत्रों में भारत का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो दोस्तों, भारत और नेपाल के संबंध काफ़ी पुराने हैं, काफ़ी गहरे हैं और काफ़ी निकट के भी हैं। नेपाल हमारा बॉर्डर राष्ट्र है ही, लेकिन 1990 के बाद से 2025 तक कल्पना करके देखिए कि इन 35 वर्षों के दौरान वहाँ कोई भी मजबूत सरकार उतनी नहीं आ सकी। लगभग 32 सरकारें सत्ता में आई और गिरी हैं और इस दौरान भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा होता चला गया। कई राजनीतिक पार्टियां थी, इसी में एक पार्टी हुआ करती थी कम्युनिस्ट पार्टी, और चूंकि कम्युनिस्ट पार्टी थी तो उसका संबंध सीधे सीधे चाइना से था। तो चाइना ने धीरे धीरे नेपाल पर अपना प्रभुत्व बढ़ाना शुरू किया। तो कुछ राजनीतिक पार्टियां चाइना के संपर्क में आने लगी और धीरे धीरे चूंकि चाइना अब नेपाल में हस्तक्षेप करने लगा तो भारत के साथ संबंधों में कहीं ना कहीं थोड़ी सी खटास पैदा होने लगी। यानी कि चाइना के कारण भारत और नेपाल के संबंधों में थोड़े से तनाव की स्थिति बनी। अब लेटेस्ट क्या सिचुएशन है दोस्तों? लेटेस्ट सिचुएशन ये है कि जो वहाँ जैन जी का आंदोलन हुआ, ये माना जाता है कि इस जैन जी के आंदोलन को अमेरिका का समर्थन प्राप्त था और ये आंदोलन सफल हो गया। इसका मतलब है कि नेपाल पर अब चाइना का ही नहीं बल्कि अमेरिका का भी प्रभाव बढ़ा है और आगे भी रहेगा।
और यदि अमेरिका का प्रभाव नेपाल पर रहा तो अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि नेपाल चाइना के निकट आए। आप जानते हैं कि ये दोनों में सांप और नेवले का संबंध है, अमेरिका और चीन में। तो ऐसी स्थिति में भारत के लिए और अच्छी संभावनाएं बनती हैं। जहां तक हमारी विदेश नीति का सवाल है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि पड़ोसी प्रथम की नीति हम लेकर के चल रहे हैं और भारत लगातार उस पर काम कर रहा है। वहां की बहुत सारी पनबिजली योजनाओं को भारत मदद कर रहा है। पाइपलाइन से गैस और पेट्रोलियम पदार्थ प्रोवाइड किए जा रहे हैं और भी जो दूसरे मदद की ज़रूरत होती है भारत हमेशा देने के लिए खड़ा रहा है। और वहाँ के जो लोग हैं वे लोग भी बाकायदे भारत के पक्ष में ही खड़े दिखाई देते हैं और ये भारत के लिए बहुत अच्छी संभावनाओं की ओर संकेत करता है। यहाँ मैं एक जो थोड़ी सी हिच है उसके बारे में आप लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगा कि जब वालेन शाह काठमांडू के मेयर थे तो उन्होंने अपने कक्ष में एक ग्रेटर नेपाल का नक्शा लगाया हुआ था और अनफॉर्चुनेट पार्ट यह है कि उस नक्शे में भारत के कई सीमावर्ती स्थान शामिल थे। तो इससे कुछ आशंकाएं जरूर हैं, लेकिन इसकी काट इस बात में है कि ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो मधेसी समुदाय से हैं। देखिए, नेपाल को उस तरह से राजनीतिक दृष्टि से दो भागों में बांटा जाता है, एक है पहाड़ी क्षेत्र और दूसरा है तराई का क्षेत्र। तो पहाड़ी और तराई के क्षेत्र का फायदा उठाते हुए चीन ने वहां धीरे धीरे अपने पैर मजबूत किए थे, लेकिन बालेंद्र शाह को जो समर्थन मिला है वो पहाड़ी क्षेत्र का भी मिला है और तराई के क्षेत्र का भी मिला है और ये दोनों क्षेत्र भारत के समर्थन में रहते हैं। इसलिए भारत की बहुत अच्छी संभावनाएं बन रही हैं। तो वहाँ के प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि वो भारत के साथ घनिष्ठता से काम करने को उत्सुक हैं। ऐसी स्थिति में उम्मीद की जा रही है कि जो नई सरकार है उस नई सरकार के दौर में भारत और नेपाल के बीच गर्मजोशी से भरे हुए रिश्ते के नए अध्याय की शुरुआत होगी। दोस्तों, इस विषय पर बस इतना ही। इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।